सर्चिंग और सॉर्टिंग तो हमको समझ में आता है, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ और उसके छुपे हुए केसेस के साथ, साथ में ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूले के साथ कई बार हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को हम ख़त्म करेंगे इस नई प्लेलिस्ट में, जिसका नाम होगा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। यहाँ पर हम सबसे पहले सर्चिंग के एल्गोरिथम समझेंगे, सर्चिंग की प्रॉब्लम समझेंगे। अक्सर कॉलेज में या किसी भी बुक में अगर देखा जाएगा तो हमारा जो कोर्स होता है कॉलेज का, वो केवल ख़त्म कर दिया जाता है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पर। यहाँ पर मैं आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के अलावा 2 सर्चिंग टेक्निक और बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा लिंक लिस्ट के साथ, जो कि अक्सर किसी बुक में या कॉलेज में नहीं बताया जाता है। तो इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको बने रहना है। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च से। लीनियर सर्च को पहला नाम होता है उसका लीनियर सर्च, दूसरा उसे हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। अब लीनियर सर्च को सीक्वेंशियल सर्च क्यों बोलते हैं, उसका मीनिंग समझ लिया आप। मेरे पास एक अरे है, अरे में मेरे पास कई सारे एलिमेंट्स हैं। वो जो अरे होगा मेरे पास, उसका साइज़ 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अरे में कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करा। यहाँ पर मेरे जो अरे का साइज़ है वो है 5। यहाँ पर अपन बेसिकली पूरा कोर कंसेप्ट समझ रहे हैं अभी कि सर्चिंग एक्चुअल में होती क्या है और इसको हम सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च क्यों बोलते हैं। तो जब मेरे पास कोई अरे है और अरे की इंडेक्सिंग अब मेरी स्टार्ट होगी 0 से लेकर 4 तक जाएगी, क्योंकि अरे का साइज़ यहाँ पर मेरे पास 5 है। तो सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च हम इसलिए बोलते हैं इसे, क्योंकि सबसे पहले मैं सर्च करूंगा 0 इंडेक्स पर किसी एलिमेंट को, अगला फर्स्ट इंडेक्स पर, सेकंड, थर्ड और आखिरी में 4th पर। इसका मतलब मैं सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से लेकर 4 तक मैं सर्चिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सर्चिंग का सिंपल सा मीनिंग है किसी भी अरे में से या किसी भी लिंक लिस्ट में से मुझे एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि वह एलिमेंट हमारे पास लिंक लिस्ट में या अरे में स्टोर है या नहीं। अगर मैं अरे की बात करूंगा तो ये स्टैटिक लीनियर सर्च होगा, और अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूंगा तो ये डायनामिक लीनियर सर्च होगा। तो उम्मीद करता हूं ये फंडा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम इसे सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च क्यों बोलते हैं। तो शुरू करते हैं अपन इसको, सर्च का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। हम इसको कैसे सर्च करेंगे। अरे में यूजर से पहले तो वैल्यू लेना है, कोड में आपको समझोगा। अरे में यूजर से वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले मैंने एक अरे डिक्लेयर करा, इंटीजर ए ऑफ साइज 5, कॉमा एक वेरिएबल आई होगा। यूजर के सामने हम एक मैसेज रखेंगे, प्रिंटफ डबल कोट्स में एंटर 5 वैल्यूज ऑफ अरे, 5 वैल्यूज ऑफ अरे। सिंपल सा मुझे कोड लिखना पड़ेगा। अगला, चूंकि मैं अरे में यूजर से वैल्यू ले रहा हूं तो इसमें इंडेक्सिंग होगी फॉर आई बराबर, कहां से शुरू करूंगा मैं, 0 से, आई लेस देन इक्वल टू 4, चूंकि मेरी लास्ट इंडेक्स होगा 4, इसके बाद आई प्लस प्लस, अगला क्या हो जाएगा, स्कैनफ डबल कोट्स में परसेंटाइल डी डबल कोट्स क्लोज कॉमा m% ऑफ ए ऑफ आई। तो अभी मैंने पहला काम क्या करा, इस एल्गोरिथम में मैंने पहला काम करा कि मैंने यूज़र से अरे की वैल्यू ले ली। पूरा कोड समझने के लिए मुझे 3 चीज़ों का समझना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले काम करूंगा मैं रीड करूंगा। नंबर 2, उसके बाद मैं सर्च करूंगा। और नंबर 3, सर्च करने के बाद मैं डिस्प्ले करूंगा कि एलिमेंट फाउंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहला काम, हमने यूज़र से अरे की वैल्यू ले ली। अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है यूज़र से और मुझे उस अरे में इसको सर्च करना है। तो एलिमेंट के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x नाम से। अब उसकी वैल्यू मैं यूज़र से ले लूँगा। तो x की वैल्यू यूज़र से फाइंड आउट करने के लिए मैं एक सिंपल सा मैसेज लिखूंगा, प्रिंटफ डबल कोट्स में एंटर एनी एलिमेंट टू बी सर्च। कोई भी एक एलिमेंट करो सर्च करने के लिए। यहाँ पर मैं स्कैनफ करवा लूंगा किसमें, डबल कोट्स में परसेंटाइल डी डबल कोट क्लोज कॉमा m% ऑफ x। सिंपल सा मेरा लॉजिक हुआ। तो अभी तक पूरे प्रोग्राम में मैंने क्या करा, यूज़र से अरे की वैल्यू ले ली और एक एलिमेंट मैंने यूज़र से मांग लिया सर्च करने के लिए। अब हमें आगे क्या करना है, इस एलिमेंट को जो कि x में स्टोर है, इसे मुझे अरे में से सर्च करना है, अरे में से कंपेयर करना है कि अरे में स्टोर है या नहीं। तो सिंपल सा एक फंडा समझते हैं अपन। यहाँ पर मैंने एक लॉजिक लगाया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, अगला i प्लस प्लस। अगला, जब i की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। सपोज जो मुझे सर्च करना है वो 30। तो पहला पूरा फंडा समझना है अपन को, पूरी बेसिक कोर कंसेप्ट समझना है। इसमें अभी दिक्कत आएगी, इस दिक्कत को अपन यहाँ पर अभी रिमूव करेंगे। तो इंटीजर i की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 30 है। 30 मुझे इस अरे में से सर्च करना है। तो मैंने लूप चलाया, फॉर i इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, करली ब्रैकेट वैसे नहीं आएगा क्योंकि इस लूप में केवल एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी आजकल के टीचर्स लोग हर कोड में करली ब्रैकेट लगाते हैं VS कोड के कारण। तो अपन यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा इफ कौन, जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है वो कौन है, x है। अगर ये x बराबर है किसके, 30 के,
ठीक है ना, x बराबर बराबर है 30 के, नहीं सॉरी, x बराबर बराबर है a ऑफ i के, मतलब a ऑफ i मतलब अरे के एलिमेंट्स अगर वो कंपेयर करता है तो यहाँ पर मैं अगर वो मिलता है या कंपेयर हो जाता है तो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक मैसेज दूंगा एलिमेंट फाउंड, और अगर ये कंपैरिजन नहीं होता है तो मैं एल्स कोड पर लिखूंगा प्रिंटफ डबल कोट्स में एलिमेंट नॉट फाउंड। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी मेरे साथ, उस प्रॉब्लम को अपन समझते हैं और उस प्रॉब्लम को अपन रिमूव करेंगे एक पर्टिकुलर एक फंडे से, और वो फंडा क्या होगा पहले अपन प्रॉब्लम समझते हैं। चलिए, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी, 0, जो मेरे एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो कौन है, 30 है। जब एलिमेंट 30 है तो मैं इस 30 का कंपैरिजन 0 से करूंगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी 0 है। 30 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स होगी, आउटपुट आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। अब आई की वैल्यू को मैं 1 से इंक्रीज करूंगा तो आई की वैल्यू जाएगी 1 हो जाएगी आई की वैल्यू। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं अगला कंपैरिजन x का किससे करूंगा, 1 से करूंगा जो कि 20 है। तो 30 इज इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स हो गई, एलिमेंट नॉट फाउंड आया। तो यहाँ पर दूसरी बार एक और आउटपुट आ गया एलिमेंट नॉट फाउंड। इसका मतलब मेरे कोड के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अगला, आई की वैल्यू जब 2 होगी तो मैं कंपेयर करूंगा, x कौन है, 30 है, 30 इज इक्वल टू 30, इस बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि अरे के 2 पर कौन स्टोर है, 30 स्टोर है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट आएगा मेरा एलिमेंट फाउंड। इसके बाद अगर मैं आई की वैल्यू प्लस प्लस करता हूं तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 पर कौन रखा हुआ, 40 रखा हुआ है। यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, 30 इज इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कोड चलेगा नॉट फाउंड। उसके बाद एक बार और अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 30 का कंपैरिजन कब, इंडेक्स जब मेरा 4 होगा तो मैं कंपैरिजन करूंगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो भैया यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई, ये x कौन है, सपोज x है बबलू, क्लियर एकदम, और एक घर है, उस घर में 5 बंदे रहते हैं, ये बबलू के पापा, बबलू की मम्मी, खुद बबलू, अगला बबलू का भाई डब्लू और डब्लू की बहन बबली। अब इस बंदे ने आवाज़ लगाई कि बबलू है, तो पापा ने बोला बबलू नहीं है, मम्मी ने बोला बबलू नहीं है, बबलू ने खुद बोला हाँ बबलू हूँ, मैं हूँ, हाँ हूँ, और उसके बाद बबलू के भाई ने बोला बबलू नहीं है, बबलू की बहन ने बोला बबलू नहीं है, सिंपल सा। तो यहाँ पर अगर एक घर में मैंने आवाज़ लगाई कि बबलू है या नहीं है तो आवाज़ क्या आई, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मान लो सपोज कर लो कि अगर बबलू किसी मल्टी में रहता और बंदे ने आवाज़ लगाई क्यों बबलू है, तो ऊपर से आवाज़ आती, पूरी मल्टी में से आवाज़ गूंजती, नहीं है, 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 नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार हमारे पास। अब क्या करें, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा है वो गलत आ रहा है। सिंपल सी बात है ये कि अगर मेरा अरे का साइज 50 होता तो आउटपुट में अगर एलिमेंट अगर एक बार मिलता तो हमारा जो आउटपुट आता वो आता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर्चिंग का अक्सर सर्चिंग में बच्चे ये गलती करते हैं और इस तरह का सर्च का लॉजिक लगा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अपन ख़त्म करते हैं। सिंपल सा एक एनालॉजी समझते हैं अपन। हम बोर्ड पर एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स बनाने के बाद अपन एलिमेंट को सर्च करते हैं। बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पर, अब बॉक्स बनाने के बाद मैं एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ। सपोज जो एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ 70 और सीधी सी बात है वो एलिमेंट मेरे को अरे में नहीं दिख रहा है। अब मैं जब इस एलिमेंट को सर्च करूंगा तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं 0 से। 70 को कंपेयर करूंगा मैं 10 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 70 को कंपेयर करूंगा मैं 20 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इंडेक्स एक के बाद एक मैं चेक करूंगा। 70 को कंपेयर करूंगा मैं 30 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर 40 पर भी फॉल्स हो जाएगी, 50 पर भी फॉल्स हो जाएगी। अरे सर ये इस बॉक्स का करना क्या है, मेरी बात सुनो। अगर ये बॉक्स का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट मिले तो इस बॉक्स में एक चेक लगा देना, एक टिक लगा देना बोर्ड पर। कहाँ पर बोला मैंने, बोर्ड पर, और मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ टिक लगा देने का है। तो सिंपल सी बात मुझे समझ में आई कि यहाँ पर बॉक्स में कोई टिक नहीं लगा क्योंकि सर्च जो मैंने एलिमेंट करा है वो 70 है और वो 70 इस अरे में फाउंड नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बॉक्स पर टिक नहीं करा। सपोज एक दूसरा बॉक्स लेते हैं अपन और उस दूसरे बॉक्स में मैंने बोला कि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो 30 है। अब जब मैं 30 को सर्च करूंगा तो 30 इज इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, 30 इज इक्वल टू 20, कंडीशन फॉल्स, जो लूप चल रहा है उसके मुताबिक 30 इज इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स, सॉरी 30 इज इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू हो गई। तो मुझे कहा था कि बोर्ड पर टिक लगा देना, तो मैंने बोर्ड पर टिक लगा दिया। इसके बाद 30 इज इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स, 30 इज इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कहा गया कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो टिक लगाना है और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो टिक नहीं लगाना है। चलिए, तो इसका मतलब ये बात मुझे समझ में आती है। अब ये काम हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे और उस इंटीजर टाइप के वेरिएबल का नाम रखेंगे फ्लैग और उस फ्लैग की वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से।
सर फ्लैग हमको समझ में नहीं है। अरे भैया माउंट एवरेस्ट का एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है। यहाँ पर से इंडोनेशिया का बंदा ऊपर चढ़ा 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 चढ़ा, यहाँ पर उसे एक फ्लैग लगा हुआ मिला। किसका फ्लैग लगा हुआ मिला? इंडोनेशिया का फ्लैग लगा हुआ मिला। तो इस बंदे को क्या समझ में आ जाएगा कि मेरे पहले यहाँ पर कोई आया है, और अगर उसे इंडोनेशिया का फ्लैग नहीं लगा हुआ मिला तो इस बंदे को समझ में आया कि मैं ही पहला बंदा हूं। तो इस तरह से फ्लैग ये बताता है कि हाँ है या नहीं है। तो इस तरह का कोई भी कंसेप्ट अगर प्रोग्रामिंग में आता है जहां पर बात होती है नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा सेम केस आता है प्राइम नंबर के केस में कि वो दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने टिक लगाने का फंडे को मैं एक इंटीजर वेरिएबल से सॉल्व करूंगा। फ्लैग की इनिशियल वैल्यू कर दूंगा मैं 0, तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यू 0 कर दी, यहाँ पर भी मैंने वैल्यू 0 कर दी। ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल कौन हुआ? फ्लैग हुआ, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या क्या हो गई? 0 हो गई। अब 70 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, अगर कंपेरिजन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे? फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। मैंने सिंपल सा इफ स्टेटमेंट यूज़ करा, मैंने किसी भी इफ एल्स का यूज़ नहीं करा। तो यहाँ पर अगर मैं 70 का कंपेयर करूंगा 10 से, फॉल्स। 70 इक्वल टू 20 कंडीशन फॉल्स, 70 इक्वल टू 30 कंडीशन फॉल्स, 70 इक्वल टू 40 कंडीशन फॉल्स, 70 इक्वल टू 50 कंडीशन फॉल्स। पूरे केस में कंडीशन फॉल्स हो गई। फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 0 थी तो वो 0 की 0 ही रही। अगला अगर मैं 30 की बात करता हूं तो 30 इज इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स, 30 इज इक्वल टू 20 कंडीशन फॉल्स, 30 इज इक्वल टू 30 कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी फ्लैग नाम के इंटीजर वेरिएबल की मैं वैल्यू 1 से 0 से असाइन कर दूंगा। 1 चेंज कर दी मैंने। अब 30 इज इक्वल टू 40 कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होने पर कोई कोड नहीं चलेगा। इसका मतलब मैं फ्लैग की वैल्यू वापस से 0 नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर 30 इज इक्वल टू 50 कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब मैंने अगर फ्लैग की वैल्यू चेक करी तो फ्लैग की वैल्यू 70 के केस में 0 मिली और फ्लैग की वैल्यू 30 के केस में 1 मिली। इससे मुझे पता चल गया कि एलिमेंट है या नहीं है। तो यहां पर मैं लूप से बाहर आकर एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा कि इफ अगर फ्लैग की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के, तो मैं यहां पर सिंपल सा मैसेज क्या दे दूंगा? प्रिंटफ डबल कोट्स में एलिमेंट नॉट फाउंड। बिल्कुल बात समझ में आती है। अगला मैं एल्स कोड चलाऊंगा और एल्स कोड में क्या लिखूंगा मैं? प्रिंटफ डबल कोट्स में एलिमेंट फाउंड। ठीक है ना? अभी मैं आपको पूरा कोड लिख कर दे देता हूं। तो यहां पर मुझे समझ में आ गया कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो एलिमेंट नहीं मिला, और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो एलिमेंट मिल गया। तो यहां पर मेरा सर्चिंग का पूरा लॉजिक बैठता है। और मैं कितनी बार बोलूंगा? तो बबलू के केस में मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, पापा कुछ नहीं बोलेंगे, बबलू ही बोलेगा हाँ है, और डब्लू और बबली कुछ भी बात नहीं करेगी। और अगर मैं आवाज़ लगाऊंगा बंटी को तो अंदर घर में से कोई आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर पूरा फॉल्स हो गया है। तो आपको मैं अभी पूरा कोड लिख कर देता हूँ, आप इस पूरे कोड को नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने एक अरे डिक्लेयर करा है, एक आई नाम का वेरिएबल है, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल है, और यूज़र से एक एलिमेंट लेना है और एक्स नाम का वेरिएबल है। सबसे पहले हमने ये अरे की वैल्यू रीड कर ली। इसके बाद हमने एक एलिमेंट यूज़र से लिया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, m% ऑफ x आएगा। हाँ, m% ऑफ x हुआ। यूज़र से हमने एक एलिमेंट लिया। इसके बाद हमने हमारा सर्चिंग का लॉजिक लगाया जिसमें हमने फ्लैग की वैल्यू 1 असाइन करी। अगर कंपैरिजन ट्रू होता है तो कंपैरिजन ट्रू होता तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कंपैरिजन के फॉल्स होने पर फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। इसके बाद फ्लैग को हमने कंपेयर करवा लिया। अगर 0 है तो एलिमेंट नॉट फाउंड, और अगर 0 नहीं है तो एलिमेंट फाउंड। आप इसका बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं इस एल्गोरिथम का। अभी तो हमने अरे का साइज़ लिया था 5, लेकिन अरे का साइज़ हो सकता है n। अगर अरे का साइज़ n होगा तो हमारा जो लूप चलेगा i इज़ लेस देन n तक चलेगा। इसका मतलब हमारा लूप चलेगा 0 से लेकर n-1 तक। अब 0 से n-1 तक लूप चलेगा। अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई एलिमेंट मुझे सर्च करना है, और वो जो एलिमेंट सर्च करना है वो कौन से इंडेक्स पर रखा हुआ है? 0 इंडेक्स पर रखा हुआ है। अब जब वो 0th इंडेक्स पर रखा हुआ है तो मुझे उसे आगे n टाइम कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीनियर सर्च में अगर कोई एलिमेंट 0 पर रखा हुआ है तो ये लीनियर सर्च की बेस्ट केस कहलाएगी, और बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। और किसी भी एल्गोरिथम के एनालिसिस में 3 तरह की केसेस मिलेगी हमें। अगर हमारा जो बेस्ट केस होगा मतलब उसके नीचे कुछ नहीं होना है, मतलब उसके नीचे कोई काम नहीं होना है, तब उसको बेस्ट केस कहा जाएगा। और बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करा जाता है ओमेगा से। क्लियर? एकदम ओमेगा से रिप्रेजेंट करा जाएगा। दूसरा होता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब अपर बाउंड,
ओमेगा को हम कहेंगे लोअर बाउंड, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट मुझे सर्च करना है और वो 0th इंडेक्स पर है, यहाँ पर -1 का तो इंडेक्स का कोई फंडा है ही नहीं, तो ये हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा ओमेगा। और वर्स्ट केस कौन सी होगी? अपर बाउंड। इसका मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बिग ओ से। तो ये हमारा क्या रहेगा? अपर बाउंड रहेगा। क्लियर एकदम। तो अगर मैं किसी एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ और वो कहाँ पर मिला? मुझे 0th इंडेक्स पर मिला, तो अब वो हमारे अरे की बेस्ट केस होगी, वो हमारे लीनियर सर्च की बेस्ट केस होगी। हमें उसको एन टाइम सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स पर है। लास्ट इंडेक्स मतलब कौन सा? n-1, 0 से चल रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने n-1 लिखा। इसका मतलब वो मिलेगा आखिरी इंडेक्स पर अगर वो मिलता है, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए उसको कहा जाएगा अपर बाउंड। ओमेगा हुआ हमारा लोअर बाउंड, उसको रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा से, और अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करा जाएगा बिग ओ से। ये हमारा वर्स्ट केस होगा। तो ये क्या हुआ? मेरा बेस्ट केस हुआ, इसको बोलेंगे हम वर्स्ट केस। वर्स्ट केस मतलब इससे खराब केस कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर कोई एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ, वो मुझे और कहीं पर मिलता है, पहले केस पे भी, पहले इंडेक्स पर भी नहीं मिलता और लास्ट इंडेक्स पर भी नहीं मिलता, ये मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में कहीं पर मिलता है, तब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। थीटा मतलब टाइट बाउंड। इसका मतलब न तो लोअर इंडेक्स पर मिला, ना अपर पर मिला, बीच में कहीं पर मिला, तो उसको हम थीटा के केस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा के केस में भी क्या होगा? मेरा लूप कुछ ना कुछ बार तो चलेगा। तो जब भी अगर मैंने सिंपल सा एक लॉजिक लगाया है जो सर्चिंग का, इस केस में हमारा जो लूप चल रहा है वो हमेशा एन टाइम चल रहा है। तो चाहे अगर पहले इंडेक्स पर भी एलिमेंट मिल गया तो भी हमारा लूप एन टाइम चल रहा है। क्लियर एकदम। और अगर आखिरी इंडेक्स पर एलिमेंट है तो भी हमारा लूप एन टाइम चल रहा है, और बीच में कहीं पर भी है तो भी हमारा लूप एन टाइम चल रहा है। अगर मैं एल्गोरिथम में ये वाला लॉजिक लगाऊंगा तो हमारा जो बेस्ट केस होगा, लूप हमेशा एन टाइम चल रहा है, तो हमारा जो बेस्ट केस होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ओमेगा ऑफ एन से। जो वर्स्ट केस होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ऑर्डर ऑफ एन से, और जो एवरेज केस होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा थीटा ऑफ एन से। लेकिन सर यहाँ पर तो अगर एलिमेंट मिल गया, अगर एलिमेंट 0 पर ही मिल गया तो हमारा काम तो खत्म हो जाना चाहिए। तो उस केस में अगर मुझे इसे बेस्ट केस बनानी है, इस एल्गोरिथम को अगर मुझे बेस्ट केस बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगा दूंगा ब्रेक। ठीक है, क्लियर एकदम। अब सुनो मेरी बात, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी? 0। जब आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 और 0 इज लेस देन n, इसके मुताबिक अब जब मैं पहली बार जब मेरा लूप चलेगा तो x कौन है मेरा? 10। अगर 10 इज इक्वल टू किसके है? 10 के। कंडीशन ट्रू हो गई, फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी मैंने? 1 कर दी, और मैंने ब्रेक कर दिया, हम लूप से बाहर आ गए। इसका मतलब लूप पूरा चला भी नहीं। लूप पूरा कब चलता? जब हम यहाँ पर जाते इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर और फिर कंडीशन पर आते, तब जाकर हमारा लूप पूरा एक बार चलता। लेकिन यहाँ पर लूप चला ही नहीं, एलिमेंट पहली बार में फाउंड हो गया। इसका मतलब जो कोड चला वो केवल एक ही बार चला। ये कोड कितनी बार काम करा? केवल एक ही बार करा। और कोई भी चीज़ अगर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में केवल एक बार करती है तो उसको हम कांस्टेंट टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओमेगा ऑफ 1। वर्स्ट केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n, और एवरेज केस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ n। इसका मतलब कई लोग कई बुक्स में और कई कॉलेजेस में हर चीज़ को ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ n या ऑर्डर ऑफ n से रिप्रेजेंट करा जाता है। वो सही तरीका नहीं है। जो एक्चुअल तरीका है, बेस्ट केस को हमेशा रिप्रेजेंट करा जाएगा ओमेगा से, वर्स्ट केस को हमेशा रिप्रेजेंट करा जाएगा बिग ओ से, और टाइट बाउंड जो होगा हमारा एवरेज केस उसको हमेशा रिप्रेजेंट करा जाएगा थीटा से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम यहाँ पर लीनियर सर्च के कुछ अलग अलग केसेस का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।